Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from Bhubaneswar, and my NEET 2022 score was 685 with All India rank 594. Okay, so for this session, I'll guide you as a mentor. Like आज का जो topic है हमारा that is from class 12 chapter number 2 and it's about ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो लाइक ये चैप्टर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे 4 चैप्टर्स आते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स, राइट, फ्लावरिंग प्लांट्स. तो ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इसमें हमारा लाइक ओवरव्यू, ओवरऑल एस्पेक्ट ऐसा रहेगा पढ़ने का, लाइक कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्शन. अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर दो इंडिविजुअल की जरूरत होगा, तो हियर इट इज अ मेल एंड अ फीमेल. ऑलराइट, सो यहाँ से मेल गैमेट आता है, यहाँ से फीमेल गैमेट आता है, ठीक है. अब ये जहाँ बनता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें यार डिस्कस करना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह जो भी है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड विल डिस्कस गैमेटोजेनेसिस, लाइक फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट बोथ, ठीक है. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हिच इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ ह्यूमन, एंड ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ये साइकिल देखने को मिलता है. अदर देन ह्यूमंस, अगर बाकी प्राइमेट्स पर अगर आप देखोगे तो उनमें आपको इस पर लाइक ना, बाकी जो भी बहुत से जैसे काऊ या फिर मान लो डॉग, उनमें इस तरह साइकिल दिखता है, ठीक है. बट ह्यूमंस आर डिफरेंट, प्राइमेट्स आर डिफरेंट, दे हैव अ इंडिविजुअल मेथड दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज द फैमिली. ये जो फैमिली वाला प्लानिंग है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, राइट. कि अगर आप देखोगे बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह नहीं है, एस्ट्रल साइकिल अवेलेबल, सो इट्स लाइक अनऑर्गेनाइज्ड है ना, क्योंकि नेल पाटा का अलग है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बात करें प्रॉपरली कि हाँ, एक मदर होगा, मदर हर मंथ मेंस्ट्रुअल से प्रिपेयर होता है एक चाइल्ड बर्थ के लिए, देन वेदर इट इज अ चाइल्ड बर्थ और नॉट, अगर नहीं होता तो शेयरिंग, सो केयर की जरूरत होता है. और फॉर ऑल दिस थिंग्स देयर इज अ फैमिली, राइट. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड पॉपुलेशन, ठीक है. तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ओके. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो देयर विल बी टू individuals, right? Maybe one male and a female, right? तो यहाँ पर हम मेल एंड फीमेल में डिस्कस करेंगे. एंड देन इट्स विविपेरस, लाइक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा है वो डायरेक्टली आउटसाइड नहीं आता, वो पहले मदर के ओम में रहता है, राइट. वो पहले मदर के ओम में रहता है कुछ टाइम तक. दैट्स व्हाई इट्स अ विविपेरस, ओके. सो ह्यूमंस आर विविपेरस एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट द नेक्स्ट इज reproductive events include formation of gametes, पहले gamete का बनना, like gametogenesis. In case of male it's sperm and in case of female it's ovum. I think आपने जब sexual reproduction, asexual reproduction पढ़ा तब आपने कुछ terms पढ़ा था, right? जैसे आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, oogamous. तो आइसोगैमस क्या था कि दो सिमिलर टाइप के गैमेट मीट करते थे, राइट. एंड आइसोगैमस क्या था, एक डिफरेंट टाइप के गैमेट मीट करते थे. एंड oogamous क्या था कि एक छोटा और एक बहुत बड़ा, एक छोटा मेल गैमेट और एक बहुत बड़ा फीमेल गैमेट, है ना, बहुत लार्ज फीमेल गैमेट. सो इधर oogamous टाइप का. तो सिमिलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ भी दिखेगा oogamous टाइप का, राइट. इसमें शॉर्ट मेल गैमेट एंड लार्ज फीमेल गैमेट आपको दिखेगा. मेल गैमेट का नाम है स्पर्म एंड इनके फीमेल गैमेट इज ओवम, ओके. सो फर्स्ट देयर इज अ गैमेटोजेनेसिस. आफ्टर गैमेटोजेनेसिस देयर आर गैमेट्स बना, गैमेट्स को ट्रांसफर ही करना है, ठीक है. सो देयर विल बी transfer of sperm from male to into female generator. This is called insemination. Fusion of male and female gametes and leading, that's fertilization and ultimately formation of zygote. अब ये zygote बना है, फिर इस zygote में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ये पहले zygote था, ये 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल, है ना. फिर अल्टीमेटली जाके ये जो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस जो है, यूट्रस के वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाएंगे. After that implantation there will be a embryonic development. embryonic development वाला पार्ट जो है gestation period, यार आप जब एमबीबीएस में आओगे तब भी आपको पढ़ना होगा एम्ब्रियोलॉजी के टाइम में. तो आप यहाँ पर आके देखोगे कि यहाँ कैसे हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन डेवलप करता है, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपके लेवल पे इतना ज्यादा है नहीं. एम्ब्रियो डेवलपमेंट वी विल डिस्कसिंग अबाउट यहाँ कौन से स्टेज में कौन सा सिस्टम थोड़ा बहुत
होता है ना, कब कब पहले हार्ट साउंड सुनाई देता है, कब तक सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं लगभग, सो इट बेसिक एक आइडिया। एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो गया, और जब इम्यूनिटी डेवलपमेंट एक प्रॉपर स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर रिसेक्स के थ्रू चाइल्ड बर्थ, दैट इज पर्चुलेशन। ओके, नाउ द थिंग इज, आपको पता ही है कि रिप्रोडक्टिव वाला ये जो फेज है ये कब आता है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद ही रिप्रोडक्टिव शुरू होता है, राइट। सो कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में आप मेल एंड फीमेल में देखोगे सिमिलरिटीज तो होंगे, बट देयर आर वेरियस डिसिमिलरिटीज आल्सो, ठीक है। जैसे आप देखो, इन केस ऑफ अ मेल, जो गैमेटोजेनेसिस है, जो माइटोस्पोरेसिस या फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म का फॉर्मेशन, वो ओल्ड एज तक चलता है ना, वो एकदम ओल्ड एज तक चलता है। बट इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अ टाइम लिमिट, अप टू दैट मेनोपॉज एक टाइम होता है जिसके बाद फिर सीज हो जाता है, फिर और फीमेल गैमेट्स नहीं बनते। सो देयर आर वेरियस डिफरेंसेस, आप देखोगे मेयोटिक डिवीजन में आपको दिखेगा टाइम, कौन से टाइम, इसको कितना टाइम लग रहा है, फिर किसी में पोलर बॉडी बन रहा है, किसी में नहीं बनते। सो देयर आर वेरियस डिसिमिलरिटीज आल्सो, वी विल डिस्कस ऑल दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, मेल सिस्टम में क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें जो एक मेल को रिप्रोडक्शन हेल्प कर रहा है, राइट। सो मे बी इट्स फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट ऑफ द मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट, स्टोरेज ऑफ मेल गैमेट, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, या फिर कुछ भी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है ना, जो ऑर्गन्स आ रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सिस्टम मतलब ऑर्गन्स होंगे, मोर देन वन ऑर्गन्स, राइट। सो अगर लोकेशन पूछा जाए तो अगर आप ह्यूमन बॉडी देखते हो तो ह्यूमन बॉडी की जो पेल्विक वाला पार्ट ना, दिस वन इज पेल्विक पार्ट, ओके। पेल्विक बोन आपने पढ़ा है ना, ऐसा पेल्विक बोन होता है, यहाँ पर पेल्विक बोन, यहाँ सैक्रम पीछे, तो ये रीजन है पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड होता है। ओके, नाउ इट कंक्लूड्स, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, सो इट विल इंक्लूड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स as well as secondary sex organs. Primary sex organs include all the organs जो गैमेट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। गैमेट फॉर्मेशन कौन करता है, दैट इज टेस्टिस। एंड अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वही सब जो फॉर्मेशन तो नहीं करता बट दे एड इन द रिप्रोडक्शन, लाइक दे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, या फिर फैसिलिटेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन मूवमेंट, राइट। सो दिस विल बी लाइक एक्सेसरी डक्ट्स, एपिडिडाइमिस है ना, एक्सीडेंट्स में क्या आएगा, एपिडिडाइमिस, देन आ गया, हाँ, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, राइट। ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बार्थोलिन ग्लैंड, सॉरी, प्रोस्टेट, ठीक है। एंड आल्सो बार्थोलिन ग्लैंड भी आएगा, ठीक है, ये सब चीजें, ये ग्लैंड्स। एक्सटर्नल जेनिटल में कौन आता है, दैट इज पेनिस, है ना, एंड स्क्रोटम आल्सो। सो अब समझो, टेस्टिस यही हमारा प्राइमरी से सेक्स ऑर्गन है, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस समझो, वो सेक्स ऑर्गन्स जो गैमेट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है ना। इन केस ऑफ मेल इट्स टेस्टिस, बिकॉज टेस्टिस इज प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट्स दैट आर sperm, right? Now test is situated outside the abdominal cavity. Outside the, अगर देखो तो abdomen से बाहर है, pelvic cavity में है, तो ये pelvic is outside the abdominal cavity, abdominal cavity में नहीं है, is presented within a pouch, और ध्यान से देखो ये pouch में present होता है ना, in like this you can see, okay, so it's present in a pouch, okay, and outside the abdominal cavity। अब ये जो पोजीशन है ना, इसका पोजीशन का भी एक प्रॉपर क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमेन है। अगर आप मेल पेल्विस का ध्यान से देखो, रिप्रोडक्शन को जो शो कर रहा है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें मैं जो चीजें बताया था मैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आ गया, ठीक है, फिर मैंने बोला था एक्सेसरी डक्ट्स जैसे एपिडिडाइमिस, फिर हो गया, फिर वास डिफरेंस आएगी, देखो वास डिफरेंस गया पूरा, ठीक है, ये वास डिफरेंस बोलते हैं हम, फिर ये एजाकुलेटिव वाला बटाक, फिर ये हो जाता है। अब उसके अंदर फिर ये देखो, देयर एक्सेसरी डक्ट्स like here you can see seminal vesicle, here you can see prostate is there, Bartholin gland is there, है ना, barboin gland, all this barboin gland, ये barboin नहीं, ये barboin gland, और इसको हम काउपर gland भी कहते हैं, ठीक है। ये सब होगा एक्सेसरी डक्ट्स में, ग्लैंड्स में। Then talking about external genitalia, there will be scrotum, can you see here, there you can see the scrotum and you can see the penis also.
So see, this were comprising the whole male reproductive system. अब इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्टिस को, ठीक है। इसी को एक अगर सामने की व्यू से लाइक अगर आप एंट्री एस्पेक्ट से देखें तो दो साइड में दो टेस्टिस को दिखाया गया। टेस्टिस आर एपिडिडाइमिस, vas deferens, showing the ejaculatory duct, showing the seminal vesicle, then prostate, seminal vesicle, prostate, bulbosa gland. ये रहा पूरा पेनिस यूरेथ्रा, ये पेनिस, okay, and here is the foreskin, glans penis, parts of penis we discussed, no matter, okay. Then inside the testis microscope structure we given है, discuss करते हैं। So this summation important है, that is testis is present outside the abdominal cavity. Now why it is present there and why it is inside the scrotum itself? So there is two reasons you can claim. One is scrotum को एक low level में low temperature level maintain करना है। क्यों? क्योंकि स्पर्म का मैचुरेशन के लिए है ना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए उसको, लाइक फॉर्मेशन या उसका डेवलपमेंट के लिए। सो इट्स वन ऑफ द रीजन। द सेकंड रीजन इज लाइक स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट, ये पहला हो गया। देन और इसी तरह समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्क्रोटम में ना कुछ मसल्स होते हैं जो इसको कुछ रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, बीट डेमोस्ट्रेट रिफ्लेक्स ऑफ, जिसमें क्या होता है ना अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, अगर मान लो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है ना, तो ये क्या करेगा, इट विल एलिवेट द टेस्टिस, है ना, और वेदर देयर इज वेरी हॉट देन इट विल डिक्रीज द टेस्टिस। तो देयर आर वेरियस मूवमेंट, देयर आर वेरियस लाइक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इन द मसल्स ऑफ स्क्रोटम आल्सो अवेलेबल। इससे क्या होता है अल्टीमेटली अकोमोडेट करता है सो दैट देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन इन द टेस्टिस, है ना, दैट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? मेल गैमेट फॉर्मेशन, isn't it? So अगर पूछा जाए कभी आपसे कि क्यों प्रेजेंट होता है टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, कैन आंसर, ओके। अब इन एडल्ट्स देयर आर, अगर टेस्टिस को ध्यान से देखते हो तो इसका ओवल शेप का, इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप का होगा, है ना, एंड इट अगर इसको आप काटोगे तो ध्यान से अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो, सो इट्स कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, इसमें डेंस कवरिंग होता है आउटसाइड इट, एंड देन इसमें कुछ 250 कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे। ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना, कहते हैं टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, 250 लोब्यूल्स है। ध्यान से देखो टेस्टिकुलर कुछ ऐसा होता है कि इसका आउटर जो मैंने बताया ना कि आउटर कवरिंग, ये कवरिंग अंदर जाके इसको ऐसे तोड़ता है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है। That are beyond your level, but it's okay. Then अगर आप हर एक लॉब्यूल में देखते हो तो हर एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिखेंगे। सर आप देखते हो तो आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखेगा। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इनका अगर आप ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक डायग्राम गिवन है, तो दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हियर यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, देखो कैसे काट रहा हूँ, मैं इसको ऐसे काट के देख रहा हूँ, समझ पा रहा है ना, ऐसे एंगल में, तो ऐसे काट के ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ओके। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको दो टाइप के सेल्स दिखेंगे, दिस विल कंटेन सम जार्म सेल्स एंड सर्टोली सेल। अगर ध्यान से देखो इसका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, seminiferous tubule is lined by two type of cells that are male germ cell and Sertoli cells. Can you see? These are Sertoli cells, large Sertoli cells. These are Sertoli cells, है ना? And these are spermatogonias. Can you see? तो ये रहा Sertoli cell, बड़े बड़े Sertoli cell सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर spermatogonias lining में, alright? And in between आपको Sertoli cell दिखेंगे. Then what is the function? मेल जार्म सेल का फंक्शन क्या है? हाँ, वही जार्म सेल है जो मदर सेल है, so it will undergo meiotic division to produce sperm, okay? And Sertoli cell का फंक्शन क्या है? Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. तो Sertoli cell का फंक्शन क्या है? Sertoli cell is it's like a nard cell बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना, लाइक कि ये हेल्प करता है जो जार्म सेल्स वगैरह है उन जार्म सेल्स को प्रॉपर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, देन उनको प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किसके हाथ से? लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ब्लड अगर इन स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ब्लड में जो एंटीबॉडी वगैरह है या फिर जो अदर मैक्रोफेजेस वगैरह है वो तो स्पर्म को डिल्यूट कर सकता है, राइट? दे कैन फैगोसाइटोस स्पर्म, तो उनको भी प्रोटेक्शन करना है, तो दिस जार्म सेल्स आर फॉर्मिंग अ ब्लड टेस्टिस बैरियर, जिससे प्रोटेक्शन मिलता है स्पर्म सेल को, है ना। देन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह रिलीज करता है जो क्या करते हैं, एंड्रोजन के बाइंडिंग में हेल्प करता है।
तो एंड्रोजन बाइंडिंग होगा, कि एंड्रोजन ही आपका अल्टीमेटली पता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन वगैरह का बहुत हेल्पफुल है ना, ये सब जब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक्ट करेगा तभी देयर विल बी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके लिए एक फैसिलिटेटिंग प्रोटीन बोल सकते हो, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल। देन अदर फंक्शन प्लाज्मिन नाम का भी एक चीज आता है जो एक्टिवेट करता है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल हेल्पफुल फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। तो ऐसा नहीं कि जो जार्म सेल है वो अकेला काम कर रहा है, सर्टोली सेल डायरेक्टली स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बट इट हेल्प्स इन स्पर्म प्रोड्यूस, ओके। अब अगर ध्यान से देखो तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला पार्ट ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये रीजन देख रहे हो आप, जो यहाँ पर ऑलरेडी रेड कलर से है, ये रीजन। तो दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। एंड इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ टाइप के इस कुछ में ब्लड वेसल्स वगैरह दिखेंगे आपको, ब्लड वेसल्स वगैरह दिखेगा। एंड उसके साथ ये रहा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ सेल्स दिख रहा है, दिख रहा है, these are the cells, दिख रहा है ना, ये सेल ये सब। सो these are nothing but Leydig cells. What is the function of this Leydig cells? Leydig cell हम interstitial space, interstitial cell भी कहते हैं, ठीक है। What are the functions? इनका फंक्शन है टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो है एंड्रोजेंस। इनके सब में इट्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टाडायन, है ना, दीज आर एंड्रोजेंस, वो हार्मोन्स जो क्या कहते हैं हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, जैसे बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स वगैरह जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सब भी इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, ओके। अब मैंने मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया टेस्टिस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं इसके एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन है, दैट आर, अब यहाँ से देखो, टेस्टिस का ये वाला पार्ट हो गया, हमने इतना तक डिस्कस किया कि हाँ यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह है अल्टीमेटली, तो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो टेस्टिस के बाहर से क्या शुरू होगा, फिर एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन आएगा, फर्स्ट देयर आर दिस, यू कैन सी देयर आर, एक यहाँ पर जाली टाइप का फॉर्मेशन हो रखा है ना, नेटवर्क टाइप का, नेटवर्क टाइप का दिख रहा है आपको बहुत सारा, जिसमें रेटी टेस्टिस नेटवर्क जो है, ठीक है। एंड वहां से फिर कुछ स्ट्रेट 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 आपको डक्ट दिख रहे हैं, इधर भाषा डिफरेंशिया, एकदम स्ट्रेट डक्ट्स आपको निकलते हुए देखेंगे रेटी टेस्टिस से, जो इस टेस्टिस को कनेक्ट करता है विद दिस एपिडिडाइमिस, दिस इज भाषा डिफरेंशिया, भाषा डिफरेंशिया। आफ्टर दैट देयर आर एपिडिडाइमिस, ये कंप्लीट एपिडिडाइमिस है, कंप्लीट एपिडिडाइमिस। इसके तीन पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे ये वाला हो गया हेड पार्ट, ये बॉडी, ये टेल, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू होता है और एक लंबा डक्ट्स में, दैट इज भास डिफरेंस, ठीक है, भास डिफरेंस डक्ट, भास डिफरेंस। और बाकी भास डिफरेंस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट के साथ मिलके क्या बनाएगा अल्टीमेटली एजाकुलेटरी डक्ट, जो जाके फिर कहाँ ओपन होगा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देयर आर रेटिकुलस, मैंने बताया कि हाँ जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ ओपन करता है वहाँ एक नेटवर्क टाइप के ट्यूब्यूल्स वगैरह, जिसको वो है रेटिकुलस, एंड रेटिकुलस से कुछ स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स डायरेक्टली कनेक्ट करता है टेस्टिस को विथ एपिडिडाइमिस, तो इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। एंड एपिडिडाइमिस का एक फंक्शन ही मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस कंटिन्यू एज भास डिफरेंस, जो अल्टीमेटली जाके यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाके कहाँ ओपन करेगा, यूरेथ्रा में, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू भासा डिफरेंशिया थ्रू टेस्टिस, एंड भासा डिफरेंशिया फिर लीव करता है टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है, ऐसे पीछे की साइड में, ठीक है। एंड एपिडिडाइमिस लीड्स टू भास डिफरेंस, भास डिफरेंस ऊपर जाता है ऐसे साफ, एंड यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके एक ऐसे लूप बनाता है, फॉर्मिंग अ लूप, एंड इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ओपनली दिस हैज एजाकुलेटरी डक्ट, मैंने बताया ऑलरेडी, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये एक्सेसरी डक्ट सबका अल्टीमेटली लगभग सिमिलर टाइप का फंक्शन है। These ducts what they do, store transport of sperms from testis to outside, यूरेथ्रा में जो जब ये आउटसाइड जाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू, ये टेस्टिस से यूरेथ्रा के थ्रू ये स्टोर करना या जब चाहिए तब इनको ट्रांसपोर्ट करना, ये कौन करता है, दिस एक्सेसरी डक्ट्स, ओके। आल्सो हेल्प्स अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ दिस प्लांट, है ना, उनके मोटिलिटी वगैरह, है ना, उसमें भी हेल्प करते हैं। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से,
and extends after the through the penis के थ्रू आपको पता एक्सटेंड होते हैं, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज, ये जो ओपनिंग आपको दिखा है यहाँ पर, इस ओपनिंग इज नथिंग बट एक्सटर्नल मेटस। यहाँ से ये तो ओपन होता है, मेरे से कहाँ से कंटिन्यू होता है, यूरिनरी ब्लैडर से अल्टीमेटली ओपन कहाँ से होता है, एक्सटर्नल मेटस। और इसका 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है तो इसमें एक पार्ट होता है जो प्रोस्टेट के अंदर रहता है ना, प्रोस्टेट के अंदर, तो प्रोस्टेटिक रक्षा। फिर एक पार्ट वो मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है, मैं एक वहां पर पेरिनियम मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन में जो पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। एंड फिर जो पेनाइल मतलब जो पेनिस के अंदर होता है जो वाला पार्ट रक्षा का पेनाइल रक्षा। बट आपको समझना है कि इजैकुलेटेड कहाँ ओपन होता है, प्रोस्टेट के अंदर, तो दैट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है, ठीक है। चलो, ये वाला फर्स्ट क्रॉस सेक्शन हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटलिया को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। जैसे द पेनिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन। आपको पता है कि हाँ, पेनिस अगर ध्यान से देखते हो तो इसमें 2 टाइप के सेल आपको, सॉरी 2 टाइप के मसल्स आपको दिखेंगे, दैट आर कॉर्पोरा कैवर्नोसस एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ये जो मसल्स है, इन मसल्स का फंक्शन क्या है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसस एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसस है। इनका फंक्शन है, लाइक यहाँ पर डिपेंड करता है कि जैसे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब आता है ना थ्रू द ब्रेन, सो हियर व्हाट विल हैपन, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो अल्टीमेटली है ना मसो डायरेक्शन में हेल्प करता है, सो देयर विल बी इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड आल्सो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू एजैकुलेशन। तो यहाँ पर मसल्स वगैरह एंड सारे नर्व्स ऐसे ही मैनेज दैट हेल्प्स the penis to erection and that also facilitates insemination. Now, what is insemination? हमने पहले ही पढ़ा था. It is nothing but the transport of male gamete from male to into female genital tract. That's insemination. ठीक है, insemination female genital tract में जाना, ठीक है, सिर्फ मेल से निकलना है ejaculation, बट वो जाके फीमेल genital tract में जाना, that is insemination. Understood? That is the difference between ejaculation and insemination. Alright, ejaculation से सारे ejaculation से शायद insemination ना हो, ठीक है, that is the thing. अब पेनिस अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो लार्ज एंड होता है एकदम, यहाँ से लार्ज एंड जहाँ पर ये ओपन करता है वो पार्ट ऐसे इनलार्ज होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस एंड व्हिच इज कवर्ड बाय अ स्किन। आप देखो ध्यान से देखो तो उसमें स्किन कवर करता है उसको, दैट इज स्किन, जो फोल्ड होता है स्किन का, उस फोल्ड को हम कहते हैं दैट इज द फोल्ड स्किन और प्रीव्यूस। अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में कौन कौन आता है, तो देयर आर 3 ग्लैंड्स मेनली, लाइक सेमिनल वेसिकल जो एक पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड मतलब 2 ग्लैंड, 2 है, ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो आपको कितने सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, 2, राइट, ये देखो 2, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ देखिएगा 2 सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है एंड एक प्रोस्टेट, ये रहा एक प्रोस्टेट, ये रहा एक प्रोस्टेट एंड 2 बाल्बोइरेस्टल ग्लैंड, ठीक है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो एक्सेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, उनके काम तो ऑलरेडी टेस्टिस ने बना रखा है, तो व्हाई दिस एक्सेसरी ग्लैंड्स आर नीडेड, सो सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा होता है जिसमें दे आर रिच इन फ्रुक्टोज, दे आर रिच इन कैल्शियम। अब फ्रुक्टोज कैल्शियम क्यों चाहिए, क्योंकि स्पर्म को मूव करना है, राइट, तो मूव करने के लिए स्पर्म को क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगा, दैट विल बी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फ्रुक्टोज, ऑलराइट। देन इसके बाद कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स लाइक हेल्प करता है स्पर्म की मैच्योरेशन में, उसको मोटिलिटी को फैसिलिटेट करता है एंड आल्सो कुछ अदर हार्मोन्स, लाइक एक चीज आता है जैसे इसके सिक्रेशन में, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं एंड कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को तोड़ने वाला एंजाइम्स भी होता है। सो व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन दिस सेमेन विल क्लॉट, बट अगर उनमें नहीं होता है, मतलब सॉरी, अगर उनमें इंसेमिनेशन होता है ना, तो क्या होगा, इन एंजाइम्स जाके वो क्लॉटिंग फैक्टर को डाइजेस्ट कर देते हैं, सो दैट देयर इज नो क्लॉटिंग हैपन एंड द सेमेन इज इफेक्टिव, ऑलराइट। So there are certain enzymes present in it also, and जो बाल्बोइरेस्टल ग्लैंड है उसका तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, वो ज्यादातर सीमेन जो है मेल का, राइट। तो अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं ना, जो मेल जो सिक्रेशन करता है ड्यूरिंग एजैकुलेशन दैट इज सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा डजंट ओनली कंटेन स्पर्म, इसमें स्पर्म के साथ साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो बाल्बोइरेस्टल ग्लैंड हुआ तो इसमें जो सेमिनल प्लाज्मा का एक्सेसरी ग्लैंड्स के बने सिक्रेशन रहता है, तो मोस्टली इट इज बाय प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल,
तो बारबेरियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? इट डोंट कंस्टिट्यूट दैट मच इन, लाइक इसका कंट्रीब्यूशन सेवन में उतना ज्यादा है नहीं, सो इट्स मेनली लुब्रिकेटिंग द पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेट करता है टू सेमेन के मतलब इजैकुलेशन के लिए, राइट? So that is the function of Barbieri gland. And Barbieri gland is also called as Cowper's gland. ठीक है, ये lubrication में हेल्प करता है मेनली, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड द एक्सेसरी डक्ट्स लाइक रेडियस, vas efferentia. Then at the end we have also discussed about the एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें काउपर्स ग्लैंड आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है एंड सेमिनल वेसिकल आता है, ठीक है. एंड जो पार्ट इस रिप्रोडक्शन सिस्टम में और भी फैसिलिटेट कर रहा है दैट इज पेनिस, मतलब जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, उसमें कुछ मसल्स है, कुछ नर्वस सिस्टम प्लेक्सस वगैरह है, तो दैट हेल्प्स इन erection and ejaculation that are facilitating the insemination, right? So that all about male reproductive system. अब अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसमें भी दो टाइप के ऑर्गन आपको दिखेंगे, राइट? व्हाट विल बी द ऑर्गन्स? दिस विल आल्सो बी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, अगर याद आ रहा है तो. सो दैट इज नथिंग बट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट सेक्स ऑर्गन्स that helps to formation of gamete, and secondary sex organ कौन से हैं जो gamete का formation में तो help नहीं करते, but they helps in storage, transport and facilitation of movement of the sperms. Alright, so in case of male it was primary sex organ कौन सा था? testis, and in case of female it is ovary, ठीक है. In case of female that is ovary. And what about the secondary sex organ? Secondary sex organ is there are fallopian tube. Yes, oviduct भी कहते हैं हम इसको, ओवम को conduct, ओवम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए oviduct भी कहते हैं. It has uterus और ओम, जहाँ पर ultimately embryo develop करता है ना. Then we have cervix, vagina and the external genitalia. हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. चलो, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो कहाँ प्रेजेंट था? प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, इजंट इट? तो टेस्टिस वाला था, टेस्टिस था. बट दिस फीमेल इज मेनली प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है. एंड सिर्फ ये जो मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स बताए तो पेल्विक में प्रेजेंट, इसके साथ साथ और एक चीज है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज प्रेजेंट नॉट एट द पेल्विक लेवल, thoracic level, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स. अब मैमरी ग्लैंड्स डायरेक्टली आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं बोल सकते, बट इट आल्सो हेल्प. मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बताया कि वो सारे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में फैसिलिटेट कर रहे हैं. अब रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ फर्टिलाइजेशन होना चाइल्ड बर्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल्सो इसके साथ इस चाइल्ड को नरिशमेंट, चाइल्ड की नरिशमेंट, चाइल्ड जो है ना न्यूनेटल केयर, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज मैमरी ग्लैंड, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, एक ही सपोर्ट करता है चाइल्ड केयर में, है ना, मैमरी ग्लैंड्स. अब अदर एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक ओविडक्ट्स, यूटेरस, है ना, सर्विक्स, वजाइना, ये सब कौन से में हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, दे हेल्पिंग इन द प्रेगनेंसी, दे आर आल्सो हेल्पिंग इन द बर्थ, है ना. ओवुलेशन वाला पार्ट शायद खुद कर ले ओवरी, पर बाकी चीजें जो है उनको भी तो है ना सपोर्ट भी करना है, ओवुलेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को, चाइल्ड केयर, तो उसके लिए एक्सेसरी डक्ट्स आर देयर, एक्सेसरी ग्लैंड्स आर देयर, फीमेल्स में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ऑब्वियसली. एंड देयर आर आल्सो मैमरी ग्लैंड दैट आल्सो हेल्प्स इन बर्थ होने के बाद चाइल्ड के केयर में एडिशनली, ठीक है. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी. नाउ ओवरी, इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट्स द फॉर्म इज प्रोड्यूसिंग द फीमेल गैमेट, ओवम, फीमेल गैमेट का नाम है ओवम. एंड सिर्फ फीमेल गैमेट नहीं, उसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है. जैसे मेल में भी कुछ हार्मोन रिलीज करता था, टेस्टिस कौन रिलीज करता था? उसमें से लेडिक सेल्स, क्या था? एंड्रोजन्स. इन केस ऑफ फीमेल इट आल्सो रिलीज सम स्टेरॉइड हार्मोन्स, लाइक एग्जांपल में एस्ट्रोजन, मैं बोल सकता हूँ आपको प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. दिस आर सम स्टेरॉइड हार्मोन्स secreted by the ovary. And talking about, अगर हम ओवरी का लोकेशन बताएं
ओवरी इज प्रेजेंट, ध्यान से देखते हो मैं यहाँ पे ओवरी, जैसे ये ओवरीज, सो ओवरी इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है, दो ओवरीज। एंड देयर लाइक यहाँ पर एक अप्रॉक्स आपको डायमेंशन के बारे में बताया, 2 से 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। एंड इट इज कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय वेरियस लिगामेंट्स, है ना, वेरियस लिगामेंट्स के थ्रू। आप देखो ये कैसे लैटरल वॉल के यूट्रस के साथ जुड़े हैं, है ना। एंड आप लेटर स्टेज में आप डिस्कस करोगे कि सर ब्रॉड लिगामेंट वगैरह अदर बहुत से लिगामेंट्स है जिसको सपोर्ट करते हैं ना यूट्रस वगैरह को, यूट्रस एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है, राउंड लिगामेंट ओवरी है, तो दिस आर आल्सो हेल्पिंग इन कनेक्शन, helping in support, helping in uh, connecting it with the lateral wall and also uterus। ना ऐसे फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग है तो ऐसे नहीं रह सकता ना, उसको पकड़ के रखना होगा, तो ऐसे तो नहीं रह सकता, तो उसके लिए क्या है, यूटरस से क्या सपोर्ट लेता है, या फिर मान लो इधर लैटरल वॉल से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। इट इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। एंड टॉकिंग अबाउट ओवरी का स्ट्रक्चर देखे ना ध्यान से, ओवरी का जो, अगर मैं आपको ओवरी का क्या बताऊं, इनर स्ट्रक्चर बताऊं, ये यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ओवरी का इनर स्ट्रक्चर, तो बाहर तो प्रोटेक्ट लेयर है, उसके साथ साथ अगर ध्यान से नीचे देखोगे तो इसमें दो लेयर, दो पार्ट दिखते हैं आपको, ठीक है। वन इज जो इनर स्ट्रोमा है ना, बाहर आपने देख लिया कि इस ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, थीन एपिथेलियम, जो ओवरी स्ट्रोमा को इनक्लोज करता है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पेरिफेरल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं, पेरिफेरल वाला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, एंड जो इनर वाला पार्ट है दैट इज मेडुला, ठीक है। एंड इन सारे पार्ट्स में जो डेवलपमेंट होता है ओवरीज का वो हम oogenesis वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। बट नाउ अदर थिंग्स लाइक अदर एक्सेसरी डक्ट्स, अदर एक्सेसरी ग्लैंड्स जो आते हैं, तो उसमें से देयर आर ओविडक्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। देख रहे हो ओवरी से निकलता है, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर इनफंडिबुलम वाला पार्ट, फिर एम्पुला वाला पार्ट, फिर ये इस तरह से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। इसमें से यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, ठीक है। These are all constituting in female accessory duct. What are their function? Their function also collection of the ovum। जो यहाँ पे ovum निकल रहा है, ovum को कलेक्ट करना, इसको ट्रांसफर करना, एंड उसी के साथ साथ फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन कर ट्रांसपोर्ट करवाना इसको फीमेल को, एंड मेल गैमेट को भी ट्रांसपोर्ट करवाना, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट को इम्प्लांट करना, है ना, further process of pregnancy को continue करना। All these are doing happening in this accessory ducts, ठीक है। Talking about fallopian tube, it's 10 to 12 centimeter long, extending from periphery, ओवरी से लेकर यूट्रस के साथ कनेक्ट कर रहा है, ओवरी से, है ना, इतना तक ओवरी से यूट्रस तक। इसमें 3 पार्ट्स है, जो वाला पार्ट एकदम ओवरी के पास है, एकदम फनल शेप का दिख रहा है आपको, इनफंडिबुलम, जिसके बाद फिंगल एक्स फिम्बरी होते हैं, ये सब फिम्बरी है। ये क्या करता है, कलेक्शन करता है, ओवरी जो निकला ना, ओवरी को कलेक्ट करना था कि हाँ ओवरी इधर से निकल के इधर एब्डोमेन में ना चला जाए या कहीं और ना चला जाए, इसको कलेक्ट करके, तो कलेक्ट करने वाला पार्ट कौन कर रहा है, फिम्बरी, इनफंडिबुलम। देन इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, दैट इज एम्पुला, ओके। एंड लास्ट पार्ट जो ओवर यूट्रस के साथ कनेक्ट हो रहा है, दैट इज स्टेमस, एंड इट हैज द नैरोएस्ट लुमेन जॉइन विद द यूट्रस, ठीक है। What is uterus? It's a single and also it is single, ऐसा पसंद है, ऐसा इधर होगा, इधर इधर, इसको हम ओम भी कहते हैं या फिर हिस्टेरा भी कहते हैं। ओम मतलब कोक, कहता ना माफी कोक से निकला है, तो कोक में ही होता है, ठीक है। तो that is a place where the child after fertilization of the embryo, the development of the embryo and also प्रेगनेंसी का जो पार्ट, जब एम्ब्रियो डेवलप तो कहाँ होता है, ये यही वाले पार्ट है जहाँ पर जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, दैट इज इन द यूटेरस सिस्टम, ओके। यूटेरस इज द पार्ट दैट इज होल्डिंग द fetus, ठीक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय पेल्विक वॉल विद लिगामेंट्स। अब सपोर्ट्स और यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एट योर लेवल बट फर्दर स्टडी जब आप करते हो आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लेवल में इंपॉर्टेंट है कि हाँ दिस आर कनेक्टेड विद पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स, ओके। एंड यूट्रस ओपन होता है वैजाइना में थ्रू सर्विक्स, यूट्रस, जिसके बॉडी है ना, फंडस वाला पार्ट, फंडस, एंड दिस इज द सर्विक्स रीजन एंड इट्स ओपनिंग एज अ
वगैरह। एंड ये जो पार्ट जो है सर्विस का, तो ये जो कैनल है ना आपको, ये जो कैविटी है सर्विस की, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनल। एंड सर्वाइकल कैनल अलोंग विद वजाइना दिस विल कॉन्स्टिट्यूट एज द बर्थ कैनल। तो यही वाला पार्ट है जहां से बच्चा अल्टीमेटली बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनल। वॉल ऑफ यूटेरस, अगर आप यूटेरस का वॉल को ध्यान से देखिए, इसमें 3 लेयर होंगे, आपको 3 ऐसे लेयर दिखेंगे जो एकदम कैविटी की तरफ, मैंने कैसे ड्रॉ किया अपने को, मैं तो दिखा रहा ऐसे, एकदम जो कैविटी की तरफ वाला लेयर है एकदम टुवर्ड्स द कैविटी, दैट इज द एंडोमेट्रियम। बीच में मायोमेट्रियम, पेरिफेरल में एंडोमेट्रियम इज द पार्ट दैट अंडरगो साइकिल। यहाँ पर वो साइक्लिकल चेंज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा है, मतलब तुम्हें आप पढ़ोगे आगे। उसमें क्या होता है कि हर बार मदर क्या करते हैं ना, हर बार वो प्रिपेयर करता है एक चाइल्ड बर्थ के लिए, एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रिपेयर होता है। तो देयर आर फ्यू साइक्लिकल चेंजेस हैपन इन द यूटरस, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है कि वो फिर साइक्लिकल चेंज बंद हो जाते हैं, फिर शेड कर जाता है ना। मतलब वो एम्ब्रियो का जो जो भी चेंजेस हुआ था, ब्लड वेसल्स वगैरह ठीक हुए थे, मसल्स वगैरह ठीक होता है ना, वो सब फिर अल्टीमेटली शेड कर जाते हैं। ओके, दैट इज ब्रीडिंग एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आप इनसे समझो कि ये साइक्लिकल चेंजेस हो रहा है वो यूट्रस पे कौन से लेवल पे हो रहा है, दैट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, एंड ये जो मायोमेट्रियम वाला पार्ट है, मायोमेट्रियम ये नाम से सजेस्ट कर रहा है आपको क्या, मायोमेट्रियम मतलब ये मसल वाला पार्ट है। तो मसल है तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। आपने सुना ना चाइल्ड बर्थ के थ्रू, है ना, तो चाइल्ड बच्चा मान लो फिटस में है, हाँ मान लो फिटस है, इसको यहाँ से निकलना है, तो ये क्या करेगा, मायोमेट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा। अब जब मैं आपको बताऊंगा वो पार्चुलेशन वाला पार्ट, तब आपको क्लियर होगा कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वहां पे रिफ्लेक्स आता है, इसके थ्रू ये अल्टीमेटली बच्चा पुश आउट, बच्चा बाहर निकल जाता है। बट दिस कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाय दिस मायोमेट्रियम। एंड जब भी वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला पार्ट होता है ना, वहां भी जो ब्लड है उसको तो बाहर निकलना है, वो कॉन्ट्रैक्शन भी मायोमेट्रियम ही कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है ओब्वियसली मसल लेयर होगा, मसल के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, मायो, दिस इज मायोमेट्रियम। ओके, एंड एंडोमेट्रियम द इनर पार्ट दैट अंडरगोस द साइक्लिकल चेंजेस। पेरीमेट्रियम क्या होगा, एकदम बाहर वाला, पेरिफेरी वाला, ठीक है। चलो, अब बात करें फीमेल एक्सेसरी जेनिटलिया के, तो इसमें आता है मॉन्स प्यूबिस, इसका जेनेटिक डायग्राम ध्यान नहीं आता है, बट क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि एक ये क्या होता है कि मॉन्स प्यूबिस एक कुशन टाइप का, फैटी टिश्यू का एक कुशन टाइप का होता है, ठीक है, जो स्किन या प्यूबिक हेयर्स आप ग्रो करते हुए देखेंगे इस पार्ट में। एंड 2 फोल्ड होता है, एक बाहर वाला फोल्ड दैट इज लेबिया मेजोरा, जो ये मॉन्स प्यूबिस से लेके शुरू करके पूरा वेजिनल ओपनिंग को ऐसे कवर करता है, जैसे मेजोरा। एंड मेजोरा के अंदर और एक पेयर्ड फोल्ड आपको दिखता है, ठीक है, जो अंडर द लेबिया मेजोरा, मेजोरा का अंदर है, तो दिस इज माइनोरा, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ वेजिना, जो ओपनिंग वेजिना का ओपनिंग है, वो वाला पार्ट ऐसे एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन टाइप का नहीं कह सकते, बट हाँ कंप्लीटली नहीं, बट पार्शियली इट इज कवर्ड बाई, पार्शियली कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड हाइमेन। ओके, एंड यहाँ पर एक क्लिटोरिस, एक टी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द जंक्शन, दो लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जहाँ पर म्यूट कर रहा है ना, इस जंक्शन में ऐसा फिंगर लाइक पोजीशन आपको दिखेगा, दैट इज क्लिटोरिस। ओके, इट इज अबव द यूरेथ्रा ओपनिंग से ऊपर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड ये जो पूरा ओपनिंग आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। चलो, यहाँ पर कुछ और भी डक्ट्स ओपन होते हैं, वेस्टिब्यूलर डक्ट, ग्लैंड्स के और डक्ट्स है वो ओपन करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज कवरिंग पार्शियली द जो वेजिनल ओपनिंग था उसको ये पार्शियली कवर कर रहा था, राइट। सो ऐसा होता है ना कि यूजुअली दिस हाइमेन जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है ना, बिटवीन अ कपल, सो ये फर्स्ट टाइम मतलब टूट जाता है, it often torn at the first button. But there are certain conditions like if she is very active in sports like horse riding, cycling वगैरह, तो in that case कहीं गिर गया, फॉलिंग वगैरह से भी, वेजिनल टैम्पून की यूजेस की वजह से भी कभी कभार ये पहले ही टूट जाता है, बिफोर द इंटरकोर्स। ओके, और इवन लाइक आफ्टर क्वार्टर भी कभी कभी ये नहीं टूटता, इट कैन परसिस्ट। सो जो हाइमेन है दैट इज नॉट एन
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन डजंट डिफाइन दैट क्या वो फीमेल प्रीवियसली सेक्सुअली एक्सपोज है और नहीं है, मतलब वर्जिनिटी मेंटेन है या नहीं। तो बहुत से लोग जज करते हैं लाइक वर्जिनिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइमेन, कि हाइमेन टूट गया तो वर्जिन नहीं है। And तो वर्जिनिटी सिर्फ फर्स्ट इंटरकोर्स की वजह से नहीं टूटता, मे बी सम अदर रीजंस लाइक फॉलिंग, साइकिलिंग वगैरह, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटी, एक्टिव स्पोर्ट्स है ना, या फिर कभी कभी एक्टिव लाइक टेम्पोन वगैरह जो यूज करते हैं टेम्पोन, उनको इंसर्शन की वजह से भी कभी कभी टूट सकता है। इट्स नॉट द यही मतलब वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, तो इससे डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। एंड मैंने जो एक्सेसरी ग्लैंड्स बताया था, एक्सेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स वगैरह है, पार्थियन ग्लैंड्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेमोरी ग्लैंड। वाई मेमोरी ग्लैंड? आप ध्यान से सोचो यार, चाइल्ड केयर के लिए आपने देखा है कि मेल सॉरी हमारे ह्यूमंस में, ह्यूमंस आर विविपेरस, तो जब चाइल्ड बर्थ होता है बच्चा एक बारी में लाइक एक बारी में खुद से नहीं चल सकता, खुद का खाना खुद नहीं कर सकता, सो देयर इज ऑलवेज एक प्रॉपर चाइल्ड केयर की जरूरत होता है। मदर उसको केयर करते कुछ देर बाद, धीरे धीरे वो सब कुछ सीखता है। ड्यूरिंग द टाइम टू फैसिलिटेट दैट there is a gland present in female, that is mammary gland. This is present in all mammalians, right? Mammalians from इसलिए mammalian को कहते हैं because they are mammary glands is a characteristic of all female mammals. Mammary gland are paired structures, ये रहा paired structures, that are continuous structure इसका। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आपको कुछ ऐसे ग्लैंडुलर टिश्यू दिख रहा है, आपको ये टिश्यू दिख रहा है ग्लैंडुलर, एंड यहाँ पर कुछ फैट्स दिख रहे हैं, तो दिस आर द फैटी टिश्यूज एंड दिस आर द ग्लैंडुलर टिश्यूज। ये कुछ कॉन्फिडेंस है। अभी जो फैट है इसका अमाउंट वेरिएबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का शेप साइज वेरी करता है, ठीक है। पर अल्टीमेटली जो ब्रेस्ट का कंटेंट है दैट इज मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो अल्टीमेटली किससे होगा? यही ग्लैंडुलर टिश्यू से, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना। एंड ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसको कुछ 15 से 20 लोब में तोड़ा गया है, से लोब होते हैं, ठीक है। हर एक लोब में क्या है? क्लास्टर ऑफ सेल दिखेगा आपको, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। And the cells of alveoli secrete करता है milk, which is stored in the cavity. तो alveoli है, cells of alveoli, alveoli से milk secrete होता है, ये milk फिर store होता है इसके cavity में, lumen में, इस lumen में। Ultimately यहाँ से tubule निकलता है, and ये tubule है ना, बहुत सारे alveoli के tubule join करके क्या बनेगा? मेमोरी tubule, ठीक है। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल अल्टीमेटली जाके बनाते हैं क्या? हर एक लोब से एक ट्यूब्यूल निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ऐसे 15 से 20 लोब्स है, ठीक है। लोब्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि हाँ उसमें कुछ एल्वियोलाई सेल्स जो सीक्रेट कर रहा है मिल्क। तो मिल्क पहले लूमेन में आएगा, लूमेन में से थ्रू वो ट्यूब्यूल आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल जॉइंट टू फॉर्म, ऐसे 2-3 मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर क्या बना रहे? मेमोरी डक्ट। अल्टीमेटली ये सारे के सारे मेमोरी, देखो मेमोरी लोब, ये रहा लोब, ये रहे एल्वियोलस, ये रहा इसका मेमोरी ट्यूब्यूल निकला, ये मेमोरी ट्यूब्यूल रहा, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर मेमोरी डक्ट बनाया। फिर डक्ट अल्टीमेटली ओपन होने से पहले वाइटर पार्ट है ना, वाइट पार्ट रहता है मेमोरी डक्ट में, ज्वाइन होने से पहले एक एम्पुला रहता है, वो क्या है कि दैट्स कॉल्ड एम्पुला। और एम्पुला के बाद अल्टीमेटली फिर वो ज्वाइन होते हैं, बनाते हैं लैक्टिक रस्टा दैट ओपन थ्रू द निपल। एंड निपल के सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो निपल जो होता है, निपल के सराउंडिंग में पिगमेंटेड टिश्यू होता है, दैट इज दिस रीजन इज कॉल्ड एरियोला, ठीक है ना। तो मैं पास से बता देता हूँ, एल्वियोलस, एल्वियोलस से ट्यूब्यूल लूमेन में आया, मिल्क लूमेन में से वो आया कहाँ? ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स में से आया वो मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से आया मेमोरी डक्ट, अल्टीमेटली एम्पुला के थ्रू ओपन होता है लैक्टिक रस्टा, ठीक है। तो जैसे जहाँ से मिल्क इज सक आउट, नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर, कैसे मिल्क आता है, कैसे मिल्क का सेक्रेशन होता है, ठीक है, वो हम लैक्टेशन वाले पार्ट में ला सकते हैं, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे और एक चीज समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो मेल गैमेट का फॉर्मेशन को हम कहते हैं
अब गैमेट का फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, इनके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि वहां पर ओवम का जगह है तो इसको oogenesis, ठीक है, oogenesis। So let me write it. Gametogenesis in case of male and in case of female. In case of male, it is formation. Gametes को हम क्या कहते हैं? Sperm. Female में क्या कहते हैं? Ovum. तो इसको कहेंगे spermatogenesis, इसको कहेंगे oogenesis। इसका साइट कहाँ है? कहाँ होता है? टेस्टिस में। टाइमिस सेक्सुअल में टेस्टिस में कहाँ होता है? ओवरी में, ठीक है। ऐसा now कोई दिक्कत? प्राइमरी सेक्स organs like in case of male testes and female ovaries they produce gametes, I guess from ovum respectively। कौन से प्रोसेस? गैमेटोजेनेसिस। अब जिस प्रोसेस से टेस्टिस में इमैच्योर जार्म सेल से फाइनली एक मैच्योर गैमेट दैट इज स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, लाइक ये शुरू होता है कब? प्यूबर्टी में, एंड फीमेल वाला मैं बाद में पूछा था, ठीक है, बिफोर बात कैसे डिस्कस करते। सो व्हाट हैपन, आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ऐसे क्रॉस सेक्शन देखा था, राइट? सो दिस आर स्पर्मेटोगोनियंस, दिस आर स्पर्मेटोगोनिया, ओके। दिस स्पर्मेटोगोनियस, these are the immature germ cells, okay। they present in the inside wall of seminiferous tubule, seminiferous tubule के inside wall में present है। they first undergo mitotic division, बहुत से mitotic division इनमें होता है, and they ultimately produce this, ultimately this what are this? These are called as प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो साइट है, वो सेल्स है जिनमें फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनियन कैसा है? 2n। इनमें मायोटिक डिवीजन हुआ बहुत सारे, क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी क्या होंगे? 2n। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होंगे तो चार क्या क्या बनेगा? एन, है ना। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? मायोटिक डिफरेंशिएशन बना स्पर्मेटोसाइट, ये 2n था। मायोटिक डिवीजन हुआ, ये भी 2n। फर्स्ट में डिवीजन हुआ 2n बना, n n, ये रहा n, ठीक है। इनमें फिर क्या हुआ? सेकंड में डिवीजन हुआ तो ये वाला n n n n, दूसरा स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट है ये मैच्योर स्पर्म नहीं है, इसमें फ्लैजेला नहीं है और भी कुछ मॉडिफिकेशन, अल्टीमेटली इसमें कुछ मॉडिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है, अल्टीमेटली मैच्योर स्पर्म बनता है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ इसलिए कहते हैं, जोआ मतलब मोटाइल, ये मोटाइल है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस में इमैच्योर germs स्पर्म से मैच्योर स्पर्म बनता है, इट्स कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनसे स्पर्मेटिड, ये रहा स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड क्या है कि वो एम्बेडेड है, साइटोप्लाज्म सेल में एम्बेडेड है ना। बट अल्टीमेटली जब ये मैच्योर हो गए तो ये लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमेन में आ जाएगा। एंड ये जो प्रोसेस है जिससे ये मैच्योर स्पर्म्स लूमेन में सीक्रेट होते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इज इट क्लियर? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस का दो पार्ट, स्पर्मोसाइटोजेनेसिस, इसमें क्या हुआ? इमेच्योर जार्म सेल थे स्पर्मेटोगोनिया, उनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, वो मल्टीप्लाई करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिक डिवीजन हुआ 2 बार, उन्होंने अल्टीमेटली बनाया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में मैच्योरेशन हो रहा है, कुछ मैच्योरेशन होते हैं, जैसे कुछ इसका एक्रोसोम बनता है ना, पॉली बॉडी मॉडिफाई करके एक्रोसोम बनाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होकर उसमें फ्लैजेला प्रोड्यूस, this making a small motile spermatozoa, and this process is called spermiogenesis। And ultimately ये जो मैच्योर स्पर्म जब लूमेन ऑफ मतलब साइटोप्लाज्म सेल से अटैच थे, अब लूमेन में सीक्रेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस है।
अब टाइम की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होता है। क्यों? आपको पता है ना, जो हाइपोथैलेमस है, ड्रॉ करते हैं, देखो ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जब ये एक्टिवेट करेगा तो इससे रिलीज होगा दो गोनाडल हार्मोन, दैट आर एलएच एंड एफएसएच। एलएच नाम ही बोल रहा है, एल फॉर लेडिक, लेडिक सेल में जाएगा, लेडिक सेल की जगह रिलीज करवाएगा एंड्रोजेंस को। ठीक है, ये एक एक्ट करता है फॉलिकल, तो एफएसए कहाँ काम करेगा? स्पर्मेटोगोनिया में, एंड दिस विल हेल्प्स इन, सॉरी, हाँ, एफएसए कहाँ का? फॉलिकल। तो फॉलिकल में कौन प्रेजेंट है? एंड देखो लेडिक सेल से रिलीज हो रहा है, एलएच कहाँ है? तो मैं आपको क्लियरली बता, एलएच क्या फंक्शन कर रहा है लेडिक सेल में? रिलीज करवा रहे हैं एंड्रोजेंस, एंड्रोजन। एंड्रोजन जाके बाइंड कर रहा है स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। अब ये फंक्शन करता है, एफएससी कहाँ फंक्शन करता है? सर्टोली सेल में, और ये रिलीज करवा रहा है कुछ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह, तो एंड्रोजन सेल को बाइंड करके अल्टीमेटली एंड्रोजन को बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक्ट करके स्पर्मेटोजेनेसिस का हेल्प। दिस इज आल्सो स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स which help in the process of spermatogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस के लिए प्लाज्मीन वगैरह बनाता है ना, प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मीन वगैरह, वो सब भी कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल एक्टिविटी। दिस ऑल हेल्पिंग इन स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना इतना बात? तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊं कि सर्टोली सेल क्या रिलीज कर रहा है? प्लाज्मीन, जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। तो डायरेक्टली अगर आपको पता है ना, तो आप स्पर्मियोजेनेसिस को आपको टिक करके आना है। ये जाकर सर्टोली सेल में एक्ट करता है, सर्टोली सेल कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, प्लाज्मिनोजन इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट हाँ कुछ फैक्टर रिलीज करता है, जो फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तीन पार्ट है, दैट इज वन इज द हेड, दिस इज द नेक रीजन, एंड दिस इज द टेल बॉडी। हेड, नेक, टेल, इतना सा हो रहा है। टेल शुरू होता है, मतलब नेक कंटिन्यू होता है टेल में किसके थ्रू? यहाँ पर पार्ट दैट इज मिडिल पीस। तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ओके, अब जो स्पर्म है पूरा का पूरा सेल में, तो सेल है, तो सेल में मैं इसको कंप्लीटली क्या करेगा? एनवेलप करेगा। अब स्पर्म का जो हेड है ना, ये वाला पार्ट, हेड, दिस इज एलोंगेटेड पार्ट, देख रहे हैं आपको? एलोंगेटेड पार्ट है, एलोंगेटेड पार्ट। तो हेड इज एलोंगेटेड पार्ट जिसमें हैप्लॉइड टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, क्योंकि ऑब्वियसली these are gametes, so gametes are like meiotic division से फॉर्मेशन हुआ है, तो they are haploid। and the anterior portion में क्या है? कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप। इस कैप को हम कहते हैं एक्लोज। अब इस कैप का फंक्शन क्या है? इस कैप पे ना बहुत सारे एंजाइम्स है जो फर्टिलाइजेशन हेल्प करेंगे, लाइक इसमें हाइलुरोनिक एसिड, है, तो हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा। फिर एक्रोलाइसिन भी है, जो है ना लाइसिन में हेल्प करता है, उसके जो फॉलिकल का लेयर्स है उनको तोड़ना, ग्रैन्युलोसाइट्स लेयर को तोड़ना, है ना। तो सब कुछ में हेल्प कौन कर रहा है? एक्रोसोम। तो ये अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी जो मिडिल पीस है यहाँ पर आपको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, सर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो व्हाट विल दे फंक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या उनका? एनर्जी सप्लाई करना। क्यों? ताकि ये तेल जो है मूव कर पाए, है ना, तेल के मोटिलिटी के लिए, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट मोटिलिटी, ह्यूमन मेल एजाकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। जब क्वाइटस होता है तो उसमें जो सीमेन रहता है, सीमेन में स्पर्म रहता है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं, आउट ऑफ विच नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स को नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए। एंड उनमें से 60% में से ही 40% के पास फिगोरस, क्या बोला कि जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, दैट इज 200 से 600, तो इसमें से 60, आप ये मत सोचना कि 60% साइज एंड शेप का होगा एंड 40% अलग फिगर, नहीं। 60% के पास नॉर्मल साइज एंड शेप होना चाहिए, है ना, एंड 40% के पास, मतलब ये 40% इन 60% में से हो सकता है, या फिर
जिनके पास थॉमस हाइजेन शेप नहीं है उनके पास भी हो सकता है, बट 40% के पास विगोरस मोटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, चल अब स्टर्म सेमिनिफरस ट्यूबुल में आ गया, ट्रांसपोर्ट हुआ एक्सेसरी डक्ट मतलब वही रेटिकुलर पास डिफरेंशिया, है ना। फिर बताओ एपिडिडाइमिस, पास डिफरेंस। अब यहाँ पर इन रास्ते में जब आ रहा था तो भास डिफरेंस ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, एपिडिडाइमिस ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सब भी कुछ रिलीज करते हैं जो इसके मैचुरेशन के लिए एंड इसके मोटिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दिस सेमी, तो अल्टीमेटली जो मेल से बॉडी से निकलता है दैट इज द सेमिनल सेमेन, है ना। तो सेमेन के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होगा, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म्स। और सेमिनल प्लाज्मा कौन रिलीज करता है, मेनली दिस एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये लोग भी कुछ सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, सो मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ये जो है इनका जो फंक्शन है, लाइक ये क्या सीक्रेट करेंगे क्या नहीं करेंगे, मूव करेंगे कि नहीं, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है, दैट इज डन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, मतलब एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन डिसाइड करता है कि कैसे ये जो एक्सेसरी डक्ट्स है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है, उनका फंक्शन ठीक से चल रहा है, तो उनका भी प्रॉपर कंट्रोल रहता है, दैट इज डन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स। एंड मैंने आपको बताया था ना कि एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन को रिलीज कौन करवा रहा है, फिर एलएच, लेडीज से कौन एक्ट कर रहा था, एलएच, राइट। सो एलएच पर एक्टिंग ऑन इट एंड एलएच वाज स्टिमुलेटेड बाय जीएनआरएच। ठीक है ना, सो द फॉर्मेशन ऑफ, अब ये हो गया, चलो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको आई होप क्लियर आ गया ना। तो इससे एक बार फिर से प्लीज ये देख लो, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। प्यूबर्टी के पहले स्पर्मेटोगोनिया तो मैच्योर जर्म सेल, इमैच्योर जर्म सेल, इनमें क्या होता है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, तो डिप्लर 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 बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जिनमें फिर फर्स्ट मेरिट डिवीजन होता है जिससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उनमें से सेकेंडरी मेरिट डिवीजन होता है जिससे इमैच्योर स्पर्म सेल स्पर्म बनते हैं, दैट आर स्पर्मेटिड्स। अब इन स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं, जैसे कि वो कैप टाइप का बनता है, गोल्गी बॉडी का एक्रोसोम है ना, जिसमें एंजाइम्स है, देन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एक्युमुलेट होते हैं मिडिल पीस में, जो मोटिलिटी में हेल्प करता है, अल्टीमेटली जब कार्डियो लगता है वो स्पर्म को मोटाइल स्पर्म बनाना। तो ये सारे चीजें इस डिफरेंशियल स्टेज में होता है। ठीक है, फॉर्मिंग अल्टीमेट मोटाइल मैच्योर स्पर्म, बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्लियर ना। चलो नाउ विल डिस्कस अबाउट फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो फीमेल गैमेट का नाम क्या, ओवम, फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, oogenesis। एंड इट इज मतलब बहुत डिफरेंट है ये, एकदम बहुत ज्यादा आपको देखेगा, बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होता है, बट oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो कब शुरू होता है ये, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में शुरू हो जाता है। कहाँ हो रहा है ये, ओवरी में, ऑब्वियसली फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वहीं पे होगा, राइट। सो इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज एंड यहाँ पर इसको डिस्कस करने के लिए मुझे इस डायग्राम की हेल्प चाहिए। आप अगर इसमें ध्यान से देखते हो ना, तो क्या है कि एक मिनट ध्यान से, so there are millions of this gamete mother cell जिन्हें हम कह रहे हैं oogonia। वहां पर स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ पर मदर सेल कौन है, oogonia। दिस oogonia are formed within the ovary। ओवरी कहाँ, जब फीटल स्टेज में है, फीटल ओवरी में ये बनता है, एंड बर्थ होने के बाद आपको कोई ओवरी नहीं दिखेगा। सो दिस स्टार्टेड लाइक बिफोर इन दिस फीटल लाइफ में oogonia क्या होता है, oogonia बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा oogonia बनते हैं। एंड इन oogonia में क्या होता है, डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, डिवीजन शुरू होता है एंड दे एंटर इनटू द प्रोसेस वन ऑफ मेल डिवीजन। बहुत सारे oogonia बने, बहुत सारे oogonia बने, अल्टीमेटली oogonia में मेल डिवीजन शुरू हुआ, लेकिन ये प्रोसेस वन ऑफ म्यूटी वन में जाके फंस गया। तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। इस स्टेज क्या करें, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो है, इट इज, ये प्राइमरी oocyte सराउंडिंग में कुछ ग्रानुलोसा सेल्स वगैरह होते हैं, एंड अल्टीमेट इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल टाइप का बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। अब इनमें से हर कोई फॉलिकल नहीं जनरेट करेगा, लगभग बहुत सारे फॉलिकल डीजेनरेट करते हैं,
एंड कुछ 60 केसेस 80 के आसपास इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में रहता है, ठीक है। एंड फिर प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं और सराउंड होता है, दे सराउंडेड बाय मोर एंड मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड एक थीका लेयर भी आ जाता है। जब इसमें थीका लेयर आ जाता है तब इसको हम कह देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी, क्लियर। एंड अब सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल होने का जब इसमें कैविटी आएगा। कैविटी दिख रहा है आपको, ये रहा कैविटी। कैविटी में फ्लूइड फील होता है, कहते हैं एंट्रम। एंड जो थीका लेयर था, थीका पहले एक लेयर था ना, थीका लेयर अभी दो लेयर हो गया, दैट इज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। एंड ये जो थीका लेयर है ना यार, यही रिलीज करता है स्टेरॉइड हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। हुआ। अब जब ये टर्शियरी फॉलिकल बना अल्टीमेटली, है ना, इन टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte था, ये फिर अल्टीमेटली अपना फर्स्ट म्यूटेशन डिवीजन कंप्लीट करता है। फर्स्ट म्यूटेशन डिवीजन करे कंप्लीट करेगा तो दो सेल बनेगा, एक पोलर बॉडी और एक लार्ज। तो यहाँ पर एक इक्वल डिवीजन नहीं होता, अनइक्वल डिवीजन, छोटा सा पोलर बॉडी बन रहा है और एक लार्ज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो है इसका देखो साइटोप्लाज्म देखो बहुत लार्ज है, इट्स हैव अ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, सेकेंडरी oocyte। अब पोलर बॉडी क्या हो गया, पोलर बॉडी डीजनरेट हो गया, ठीक है। एंड टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर होते गया, इसका एंट्रम और बड़ा हो गया, ठीक है। एंड इट इज अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ मैच्योर फॉलिकल दैट इज कॉल्ड ग्राफियन, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो बना उसके बाहर में क्या होगा, एक लेयर ऑफ दैट जोना पेलुसिडा, उसके बाहर ग्रानुलोसा सेल लेयर्स, फिर अल्टीमेटली थीका लेयर्स, ठीक है। एंड एंट्रम तो हम भी। अब ग्राफियन फॉलिकल में एक इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये ओवुलेशन क्यों होता है मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करूंगा। ओवुलेशन इवेंट के थ्रू ये देखो मैच्योर ओवम से मैच्योर oocyte से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम रिलीज हो गया। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जब फर्टिलाइजेशन हो मतलब स्पर्म आएगा, स्पर्म तो ओवम को जब ओवम के वॉल से जुड़ेगा, इस वक्त कुछ सिग्नल्स के थ्रू, है ना, कुछ सिग्नल आता है कि हाँ स्पर्म अटैच हो गया है। तब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट इट्स म्यूटेशन डिवीजन टू। सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट था, म्यूटिस इसमें म्यूटिस म्यूसिस म्यूसिस फेज से स्टॉप हो गया, ठीक है, मेटाफेज 2 में। तो अल्टीमेटली जब स्पर्म बाइंड करता है तो मेटाफेज, फिर उसमें कुछ एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर वगैरह आता है, ठीक है, जो एनाफेज को प्रोमोट करता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली देयर विल बी म्यूसिस टू कंप्लीशन एंड इट विल फॉर्म द अल्टीमेट फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जो स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ बाइंड करके जाइगोट फंक्शन करेगा एंड सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से स्कीमेटिक डायग्राम देखो, ओगोनिया था, म्यूसिस डिवीजन होके इसने फीटल लाइफ में बहुत ज्यादा प्राइमरी oocyte बना लिया। इस प्राइमरी oocyte विल स्टार्ट फर्स्ट म्यूटेशन डिवीजन, बट फर्स्ट म्यूटेशन डिवीजन पॉज हो रखेगा। अब जब प्यूबर्टी आएगा फर्स्ट टाइम उसमें से एफएसए जेलिक वगैरह रिलीज होंगे, तब क्या होगा, उसके वजह से एफएसए जेलिक रिलीज होने की वजह से इसमें मेरी वन डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा यानी सेकेंडरी oocyte बनेगी। अब जब यहाँ पर स्पर्म का अराइवल होगा तो सेकेंडरी oocyte भी अपना सेकेंडरी oocyte भी क्या करेगा बताओ, अल्टीमेटली मैच्योर फीमेल गैमेट बनाएगा, बट ये आफ्टर स्पर्म, फिर स्पर्म बाइंड करेगा तभी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट oogenesis। अब अगर डिफरेंस आप देखो, ये फीटल लाइफ ये प्यूबर्टी में शुरू हो रहा है, ये फीटल लाइफ में शुरू होता है, इसमें इक्वल डिवीजन हो रहा है, ये इसमें अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। इसमें एक प्राइमरी स्पर्म होता है, इससे चार स्पर्म, इसमें एक से एक ही बनता है। ये वाला लाइक ओल्ड एज तक चलेगा, लेकिन ये मेनोपॉज के बाद पॉज हो जाएगा। इसका साइट है टेस्टिस, इसका साइट है ओवरी, इसको रेगुलेट करता है वही जीएनआरएच फॉस्फेटेस जैसे इसको भी एलएचएस की कंट्रोल करता है, ठीक है। यही कुछ था डिस्क्रिमिनेट डिफरेंस। अब एक स्पेशल इवेंट जो फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस तो होता है, सो दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट हैपनिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन फीमेल प्राइमेट्स लाइक monkeys, apes, human beings, एक इवेंट होता है दैट इज
मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है प्यूबर्टी में, इसे हम कहते हैं मीनर, एंड पॉज होता है ओल्ड एज में, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है। अब एवरेज एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कुछ 28 से 29 डेज का होता है, जिसमें तो व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइक, जब तक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से पहले, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो गया, सारे इवेंट्स हो गए एंड नेक्स्ट ब्लीडिंग से पहले, जो पूरा साइकिल है इसको हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज। ठीक है। क्या इवेंट्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ये डायग्राम सब कुछ डिफाइन, सब कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहाँ पर ओवरियन इवेंट्स गिवन है, यूट्राइन इवेंट्स गिवन है, ओवरियन हार्मोन लेवल्स का भी गिवन है, हार्मोन लेवल्स। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। तो क्या हुआ, डेवलपिंग फॉलिकल्स थे। ठीक है, डेवलपिंग फॉलिकल्स थे, तो पहले एफएसएच का लेवल हाई था। अब एफएसएच बढ़ते गए एफएसएच लेवल दोनों बढ़ रहा है, क्यों? जीएनआरएच इंक्रीज हो रहा है ना, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से। तो ये दोनों मिलकर फॉलिकल के डेवलपमेंट, एफएसएच का नाम क्या है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स को बाइंड कर रहे हैं, फॉलिकल के डेवलपमेंट करवा रहे हैं। अब फॉलिकल डेवलप होंगे, इसमें चीका लेयर आएगा, चीका लेयर का रिलीज करना आएगा, फिर ठीक है, इंटरनल का रिलीज करेगा, फिर बताओ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन लेवल तो हाई होता है, ईस्ट्रोजन में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, सडनली एफएसएच का लेवल घट जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो यार, सारे के सारे क्या प्राइमरी साइट को आपको सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को तो डेवलप नहीं करवाना ना, कुछ ही करवाना है, एक ही सिलेक्ट करना सेकेंडरी उस फॉलिकल की थी। तो क्योंकि सारे के बाकी प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाए तो एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अल्टीमेटली जो मैच्योर फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, उससे मैच्योर फॉलिकल बन रहा है, तो इनमें और थीका लेयर्स डेवलप होते हैं, तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन लेवल बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी। देखो, एट द सेम टाइम एलएच घट रहा है, यहाँ पर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। अब क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन लेयर बढ़ रहा है, इस एस्ट्रोजन की एलिवेशन क्या करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? ब्रेन को, पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएनएच का रिलीज करवाएगा, जिससे एलएचएच और एचएसएच को लेवल बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ 13 डेज के आसपास एस्ट्रोजन का पीक दिखेगा, उसके बाद इसके पॉजिटिव फीडबैक के कारण से एफएसएच और एलएच का पीक दिखता है। अब एफएसएच लेवल उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, पर एलएच लेवल बहुत हाई होता है, जिस पर एलएच सर्ज, एलएच पीक। इसके वजह से क्या होगा, फिर अल्टीमेटली इस मैच्योर ब्रैकेट फॉलिकल रप्चर हो जाएगा एंड ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, तो ओवम नहीं, अगर चीका लेयर नहीं है तो एस्ट्रोजन लेवल घटेंगे, एस्ट्रोजन लेवल घट गया। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल डिजेनरेट हो गया, तो ये फिर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम क्यों कहते हैं, ल्यूटियम मतलब येलो कलर, तो येलो कलर बॉडी बनता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। अब इन कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। अब प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मायोमेट्रियम को, मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है कि मायोमेट्रियम कांटेक्ट ना कर जाए। अगर मायोमेट्रियम कांटेक्ट कर जाएगा तो जो बच्चा है वो तो निकल जाएगा, मतलब वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा ना, वो उसको इम्प्लांट करना ना, डेवलपमेंट करना, तो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन रोकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। अपन कौन रिलीज कर रहा है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। पहले के स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर बाद में ये प्लासेंटा एंड प्लासेंटा रिलीज करने लगता है। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज में अगर शुरू किया तो कौन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, डीजेनरेटेड मैच्योर। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होने लगे, एस्ट्रोजन लेवल घट गया। अब एट द सेम टाइम ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करने लग जाता है, लेटरली एस्ट्रोजन लेवल भी फिर से हाई होने लगेंगे। एंड यहाँ पर क्योंकि एलएच एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों हाई होने की वजह से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी के पास, जो क्या करता है, एलएच एंड एचएसएच इन दोनों के लेवल को एक बारे में हटा दे। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर बच्चा होता, लाइक अगर वो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने से उसमें एक पॉजिटिव आ जाता है कि हाँ, अब कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ना नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम को रुकना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम विल सस्टेन थ्रू आउट द लाइफ।
थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल घट जाएंगे। अब इसके नेगेटिव फीडबैक की वजह से दोनों एक साथ घट गया तो एस्ट्रोजन एंड एफएसएच, सॉरी एफएसएच एंड एलएच क्या होगा, ये दोनों जब हाई थे तो इन्होंने प्रिवेंट कर रखा था एफएसएच एंड एलएच के रिस्क को, दोनों हाई थे। तो अब दोनों एक साथ घट गए तो एफएसएच एलएच लेवल धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा। इसलिए अगर देखो थोड़ा कोई आइडिया चला है ना, कैसे सारे लेवल्स, कैसे ओवरियन लेवल्स के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन लाइक पीरियड हार्मोन के साथ ओवरियन हार्मोन्स के लेवल्स लिंक्ड है, क्या क्या इवेंट्स हो रहा है ड्यूरिंग द ओवरियन इवेंट्स। अब उसी के साथ साथ मैंने ओवरियन अपन क्लियर कर दिया ना, तो ये वाला आप समझ जाओगे फिर ऐसे क्यों। अब इसी सेम टाइम क्या हो रहा है आप देखो, जब फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं है ना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, टीका लेयर आया, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। एस्ट्रोजन का फंक्शन है, एस्ट्रोजन इसमें जो ब्लड वेसल्स वगैरह है ना, इनको प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, इनका ब्रांचिंग करवाता है, ब्रांचिंग करवाता है। एंड इस मास्टर एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन करता है इसका, तो एंडोमेट्रियम ठीक होता है ठीक। एंड प्रोजेस्टेरोन भी क्या करता है, स्पाइरल कॉइलिंग करवाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, एंड उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तक एल इस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो अब ये ग्रोथ करता जाता है, एंडोमेट्रियम ठीक 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 एंड मोर ब्लड सप्लाई होता रहता है। अब जब एक बार प्रोजेस्टेरोन घट गया, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, अभी कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेस हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेस हो गया तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल घट गए। अब इन दोनों के घटने की वजह से क्या हुआ, फिर यहाँ से ये जो है फिर मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड क्योंकि बच्चा नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर डेवलप किया था ना, वो क्या होगा, उसमें शेडिंग हो जाएगा, उसमें अब ब्लड वेसल अगर टूटेंगे, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल टूट गया, ब्लड वेसल टूटेगा तो उसमें ब्लड रिलीज होगा, तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल दिक्कत है। तो ये मेंस्ट्रुअल सिक्रेशन उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्रेजेंट होगा उसमें, फिर उसमें टिश्यूज वगैरह भी होगा, ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम में टिश्यूज भी डिग्रेड। तो 0 से 5 डेज पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हम ऐसे देख रहे हैं। फिर 5 से 14 डेज तक आप क्या क्या होगा इसके, जब ये प्रोलिफरेट कर रहा है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, मैं ओवरी के टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज। अब 14 के बाद से लेकर 28 तक इसमें क्या हो गया, इस स्टेज में क्या हो रहा है, इसमें जो ओवरियन ग्लैंड्स थे, यूटेराइन ग्लैंड्स थे, ये लोग भी डेवलपमेंट कर रहे थे, तो इस फेज को हम कहते हैं सीक्रेटरी फेज। अब ओवरी के फॉर्मेट में बोलूं तो पहले 5 से 14 दिन तक क्या हुआ, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, दिस इज द फॉलिकुलर फेज। पहला वाला 0 से 5 मेंस्ट्रुअल, 5 to 14 फॉलिकुलर फेज। अब 14 डेज में क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, किसकी वजह से, एलिस की वजह से। और 14 से 18 को क्या कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, इसको हम कहते हैं ल्यूटियम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो न्यू शुरुआत। तो आई होप इस डायग्राम से आपको ओवरऑल एक ब्रीफली आइडिया चला है। मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा ना, एक बार रीड करके बता दूंगा क्या क्या इवेंट्स हो रहे, यू विल डेफिनेटली गेट कि क्या क्या हो गया, राइट। चलो वैसे देखो, मेजर इवेंट यहाँ पर देखो। अब साइकिल पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिन तक चलती है, 5 डेज तक अप्रोक्सीमेटली, 3 से 5 दिन तक करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, जो लिक्विड के फॉर्मेट में रिलीज होता है उसकी वजह, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, क्यों, क्योंकि अब मान लो किसी किसी केस में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो उस केस में ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहेगा, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको नहीं दिखेगा। तो जनरली फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, बट कुछ अदर रीजंस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इन कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इस अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में फॉलिकल्स वगैरह सारे ग्रोथ करते हैं, एंड दे ग्रो लाइक द फर्स्ट पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उससे ब्रैकियन, टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। एट द सेम टाइम एंडोमेट्रियम भी ग्रोथ करता जाता है, ऐसे ठीक होता जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ते जाता है उसका, ठीक है।
एंड वहां पर आप देख सकते हो लेवल ऑफ ओवरी एंड ब्यूटी हार्मोन्स कैसे वेरी करते हैं। फिर अल्टीमेटली मैंने बताया जब एलिज सर्च हुआ, ठीक है, तो द सीक्रेशन ऑफ एलिज एंड एफएच रिलीज करता है फॉलिकुलर फेज को प्रमोट करता है एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रमोट करता है। अब अगर फॉलिकल डेवलप होगा तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा। अब एट पीक टाइम तो देखो पॉजिटिव फीडबैक मिलने जा रहा है, तो मिलने के बाद एफएसएच एलिज क्या होता है एकदम पीक में आ जाता है तब मिड ऑफ द साइकिल 14 डेज। जैसे ही एलिज का सर्च हुआ वहां पर गैस्ट्रल फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और रिलीज होगा ओवम, और सेकंड डे उसका रिलीज होगा, ठीक है, ओवम रिलीज हो गया। अब इस फेज ओवुलेशन के बाद इस ओवुलेटरी फेज 14 फेज हुआ, उसके बाद क्या आएगा कि ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है गॉर्पस लुटियम, इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। और एट द सेम टाइम एंडोमेट्रियम में क्या होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाता है, उसमें और सीक्रेशन वगैरह बढ़ता है, ग्लैंड्स वगैरह बढ़ने से उसको हम कहते हैं सीक्रेटरी फेज, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब कुछ पॉज हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रहता है, बट एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट। ऐसे क्या होगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग डीजेनरेट कर जाएगा, सो उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो। बट ये मेंस्ट्रुअल ऐसा नहीं मेंस्ट्रुअल पूरी जिंदगी चलता है, अप टू अ सर्टेन एज 40 ईयर इसके आसपास मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होता है, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इसका मतलब वो फीमेल नॉर्मल रिपोर्टिव फेज में है। एंड ये जनरली वीनर से शुरू होता है प्यूबर्टी के आसपास 12-13 ईयर्स में शुरू होता है, 50 ईयर्स के आसपास जाके पॉज हो जाता है। वीनर से मोनोपॉज तक ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने देखा कैसे ओवरी के साथ साथ यूटेरस में भी चेंजेस हो रहे थे एंड कैसे ब्यूटी हार्मोन्स के साथ साथ ओवरियन हार्मोन्स का भी लेवल वेरी कर रहा है। तो आपको ये डायग्राम समझ में आएगा ना, आपके दिमाग में डायग्राम छप गया तो आप बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। सो आई थिंक इतना तो हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए, हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिया सब कुछ, हमने गैमेटोजेनेसिस देख लिया, oogenesis देख लिया, हमने देख लिया कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस होते हैं। आई विल सी हाउ देयर मेल एंड फीमेल गैमेट यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट, जैसे फर्टिलाइजेशन, कैसे वो इम्प्लांट होता है यूटेरस में, फिर कैसे उसके डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट टू प्रेगनेंसी आता है, अल्टीमेटली चाइल्ड बर्थ। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस, ओके। सो थैंक यू।